हेलो एवरीवन, पाक चैनल में खुश आमदीद। आपका होस्ट आतिफ इकराम। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सिखाऊंगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये वीडियो आपको एक्सेल पर अबूर हासिल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप कोई भी न्यू एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें एक्सेल की तरफ से आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए गए होंगे। इन टेम्पलेट्स में डिफरेंट चीज़ें होंगी। सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलेगा और फिर एक्सेल की तरफ से एक टूर हो सकता है, जिसमें आपको एक्सेल की बेसिक के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। फार्मूला के ट्यूटोरियल होंगे, पिवट टेबल्स होंगे, पाइथन इन एक्सेल। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको फ्यूचर में मैं ट्यूटोरियल्स बनाकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाऊंगा और पाइथन के ज़रिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना भी सिखाऊंगा, रिपोर्टिंग भी सिखाएंगे और डिफरेंट चीज़ें इसमें सिखाएंगे, और मंथली बजट और इस तरह के और बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे। लेकिन हम स्टार्ट लेंगे ब्लैंक वर्कबुक से। तो इसके बाद होम के ऑप्शन के बाद एक न्यू का ऑप्शन होता है। आपको न्यू में भी यही सब चीज़ें मिलेंगी, ब्लैंक वर्कबुक और डिफरेंट चीज़ें होंगी। यही होम के टैब में था। और ओपन होगा। ओपन का मतलब है अगर आप पहले से किसी एक्सेल फाइल को सेव कर चुके हैं तो आप ओपन पर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पहले से सेव कर चुके हैं। तो इस तरह डायरेक्टली आप यहाँ से भी कोई अपनी पहले से सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके स्टार्ट लेते हैं। हमारे सामने एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे ऊपर रिबन होता है। रिबन पर ये टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। इस पर क्लिक करके मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये टैब होते हैं और इन टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं। या जहाँ पे लाइन लगी हुई है, लाइन के अंदर पूरा एक ग्रुप है, उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप है, फिर ये ग्रुप है और इसी तरह ये ग्रुप है। इन ग्रुप्स के नाम रखे होते हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स। इसी तरह से हर ग्रुप का एक नाम होता है और ये ग्रुप्स बने हुए हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताता चलूँगा। अभी हम स्टार्ट लेते हैं होम से। हम ये टैब्स परमानेंट ओपन भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये टैब सारा आपको ओपन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा स्पेस नीचे वर्किंग के लिए चाहिए और ये टैब यहाँ पे डिसअपीयर हो जाए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे में ये टैब गायब हो जाएगा। इसका नाम लिखा नज़र आता रहेगा। आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये टेम्परेरीली ओपन होगा। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा आप वापस अपनी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला बार होता है। यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम जिस सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, हमारा टेक्स्ट उसी सेल में ही शो होगा। लेट्स हाय गाइस। तो यहाँ पे हम वो टेक्स्ट देख सकते हैं। हम ये टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। फार्मूला बार का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने किसी सेल में कोई डाटा पुट किया हुआ था, लेट्स सपोज हेलो गाइस लिखते हैं और इसको फॉर्मेट करते हैं। अब हम इसी सेल के अंदर डबल क्लिक करके लिखना चाहेंगे तो हमें ये फॉर्मेटेड सेल नज़र आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करके फार्मूला बार के अंदर क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्मेट के बगैर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा और हम यहाँ पे इजीली फर्दर एडिशन कर सकते हैं या इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंज ला सकते हैं। दोबारा से प्रेस एंटर करते हैं। अब हम इसे फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। तो गाइज़ ये हमारी एक्सेल वर्कबुक है और वर्कबुक के अंदर ये एक शीट है। तो जैसे एक किताब होती है, एक बुक होती है, एक बुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं यानी पेजेस होते हैं। इसी तरह ये भी एक कंप्लीट वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर हम डिफरेंट शीट्स रख सकते हैं। मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं। जैसे ये शीट 1 है, ये शीट 2 होगी। हम यहाँ पे शीट ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे शीट्स बढ़ती जाएंगी। हर एक शीट का एक नाम होता है और वो अपने नाम से पहचानी जाती है। 2 शीट्स का एक ही नाम नहीं हो सकता। सेम नेम हम 2 शीट्स को नहीं दे सकते। हम खुद से भी शीट्स के नाम रख सकते हैं और किसी शीट के नाम को चेंज भी कर सकते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, शीट के नाम के ऊपर आके डबल क्लिक करना होगा तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। यहाँ पे हम शीट का नाम बदल के शीट 1 रखने की कोशिश करते हैं और ये हमें फ़ौरन बता देगा दैट नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई ए डिफरेंट वन। ये नाम पहले से ही आप रख चुके हैं, अब कोई नया नाम ट्राई करें। हम ओके करेंगे तो वो दोबारा एडिटिंग मोड में ही रहेगा। हम इसे वापस 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमने इसे शीट 1 2 3 ही देना है। हम इसे अपना नाम भी दे सकते हैं या इस शीट का नाम भी दे सकते हैं, लाइक टीचिंग, टेस्ट या कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो हम कहेंगे एक्सेल टीचिंग्स। आप स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें अलाउ होती है। तो गाइस शीट जो होती है, जैसे एक बुक के अंदर पेज होते हैं उसके अंदर लाइनें होती हैं, इसी तरह एक्सेल में भी लाइंस हैं। इन लाइंस को हम यहाँ पे रोज़ कहेंगे। जैसे कि ये एक रो है, हर एक रो का एक नंबर होगा। यहाँ पे हर रो डिफाइंड है अपने नंबर से। ये ऑटोमेटिकली एक्सेल की तरफ से है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम इसको 1 2 को अपने नाम नहीं दे सकते, ये 1 2 3 ही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा रोज़ होती हैं। एक्सेल शीट को कॉलम्स एंड रोज़ में डिवाइड किया जाता है। ये कॉलम्स हैं और हर कॉलम का भी एक नाम होता है, जैसे A B C D E F। ये काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। हम लास्ट कॉलम पे जाते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये सबसे लास्ट वाले ब्लैंक सेल पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम वापस आके नीचे को कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि यहाँ पे 10,48,576 रोज़ अवेलेबल हैं जहाँ आप डाटा पुट कर सकते हैं। अब हम वापस फर्स्ट सेल पे आते हैं जहाँ पे कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन होता है। ये एक सेल होता है, हर एक सेल किसी कॉलम और रो का हिस्सा होगा। हर एक सेल का एक कॉलम और एक रो ज़रूर होगी और इसी तरह हर एक सेल का एक नाम होता है। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा उसका कॉलम नंबर और उसकी रो नंबर। उसका नाम यहाँ पे फार्मूला बार के लेफ़्ट साइड पे एक बॉक्स में आपको लिखा नज़र आएगा। पहले कॉलम का नंबर होगा, उसके बाद रो का नंबर होगा। तो आप देखेंगे कि D3 से मुराद है ये D और D कॉलम है और इसकी रो नंबर 3 है। तो ये एक सेल है। इन बॉक्सेस को हम सेल्स कहते हैं। तो हर सेल का जो नाम होता है ये इस सेल का रेफरेंस होता है। इस नाम को हम रेफरेंस बोलते हैं। जैसे हम इस लाइन को एक्सेल की लैंग्वेज में रो कहेंगे, इसी तरह इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। तो इस सेल का जो नाम है उसको रेफरेंस कहेंगे। तो इस सेल का रेफरेंस होगा D3। इसी तरह से इस सेल का रेफरेंस होगा G4। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख कर किसी सेल में जा भी सकते हैं, लाइक C10। तो ये आपको C10 में ले गया। अब गाइज इसी तरह से एक्सेल में रेंज भी होती है। रेंज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आगे चल के हमें एडवांस लेवल पे बहुत हेल्पफुल रहेगी। एडवांस लेवल पे एक्सेल में रेंजेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप ये देखेंगे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो इसका मतलब होगा ये C3 से लेकर H18 तक, C3 से H18 तक। हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इस तरह लिखते हैं C3 और ये हमारा होगा डिवाइडर H18। इस तरह से हम रेंज को लिखते हैं C3 से H18 तक। हम एक्सेल के सेल में डिफरेंट टाइप्स का डाटा पुट कर सकते हैं, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है और डेट्स भी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम नाम लिखते हैं आतिफ, बासमा, गोहर, नायाब, साकिब, ताहिर, शाहिद, जाहिद। हम नंबर्स भी अगेन पुट करते हैं। हम यहाँ पे डेट्स भी पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम डिफरेंट डेट्स पुट करते हैं।
हम इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं कॉर्नर से, और ये डेट्स खुद ब खुद से ऑटोफिल एक एक करके ऐड करेगा। हर डेट में एक इंक्रीमेंट के साथ वो डेट को पुट कर देगा। ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है। हम किसी सेल को एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के दो ऑप्शंस हैं। अगर हम इस सेल के ऊपर नया डाटा पुट करना चाहते हैं तो हम सेल के ऊपर आके दोबारा से कुछ इस तरह से पुट कर सकते हैं, अशर या आतिफ। अगर हम इसी डाटा के साथ कुछ फर्दर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके स्पेस इकराम हम इस तरह से भी दे सकते हैं, और हम F2 प्रेस करेंगे तो भी ये इसी एडिटिंग मोड में आ जाएगा, और हम यहाँ पे इस तरह से कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब हमने एक डाटा पुट किया, लेकिन ये कंप्लीट इस सेल में शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डाटा की लेंथ ज़्यादा है और कॉलम की विड्थ कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉलम को ऐसे पकड़ के ड्रैग करके वाइड कर सकते हैं, हमें हमारा डाटा कम्प्लीटली शो हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारा कॉलम अगर इतनी विड्थ का था और हमारे पास डाटा की विड्थ ज़्यादा थी, तो हम इसको ड्रैग करके ओपन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ उतना वाइड हो जाएगा जितना मैक्सिमम किसी भी लाइन में हमारा डाटा है। लेट्स सपोज आतिफ शेख सबसे ज़्यादा लेंथ वाला डाटा है, हमने डबल क्लिक किया तो ये आतिफ शेख को कंप्लीट शो करने के लिए उतनी ही विड्थ ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और नाम ऐड करते हैं, अब इस डाटा की लेंथ ज़्यादा हो गई है, अब हम अगर दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो ये इस नाम को भी कंप्लीटली शो करने के लिए और ज़्यादा वाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम रो को भी ड्रैग करके उसकी विड्थ हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैंने डबल क्लिक किया, उसकी चूंकि विड्थ कम थी तो वो अपनी कम विड्थ पे आ गया। इसी तरह से कॉलम को अगर हमने ज़्यादा वाइड कर रखा है लेकिन डाटा की लेंथ कम है, तब भी डबल क्लिक करने पे कॉलम अपनी नॉर्मल विड्थ पे आ जाएगा, जिससे ये नाम तो शो होता रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो जाएगी। हम डबल क्लिक करके देखते हैं तो ये एक्सेल का एक बहुत अच्छा फीचर है। हम सेल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारे जो नाम हैं इनका कलर डिफरेंट हो जाए, तो हम इनको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इनको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं, इनको फ़ॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हम इन्हें डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर दे रहे हैं। इसके अलावा हम इनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, इसको कम भी कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स दिए गए हैं, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम पुट करते हुए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, लेट्स सपोज हम इस तरह करते हैं, तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। जो आपने अभी लास्ट काम किया होगा एक्सेल पे, वो काम रिवर्स हो जाएगा। लेट्स सपोज आपके कॉलम की विड्थ नॉर्मल है, आपसे गलती से कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो गई है, अब आप उसे सेम विड्थ पे लेके जाना चाहते हैं जिस पे वो पहले था, तो आप फौरी कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस आ जाएगा। एक्चुअली आपने जो भी लास्ट काम किया होगा वो काम रिवर्स हो जाएगा कंट्रोल Z प्रेस करने से। हमने इन सेल्स को फॉर्मेट किया, हम इन सेल्स का फॉर्मेट ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मेरी नज़र में होम के टैब पर ये एक रेज़र बनी हुई है, इसके ऊपर आपको क्लियर लिखा नज़र आएगा। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्लियर कंटेंट या क्लियर फॉर्मेट। क्लियर कंटेंट का मतलब है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है आप सिर्फ उसको ख़त्म करना चाहते हैं और फॉर्मेट इसका ऐसे ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर यही रहेगा। अगर आप क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो फिर इसका फॉर्मेट गायब हो जाएगा, इसका कंटेंट यही लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट और कंटेंट सब कुछ को क्लियर कर देगा। लेकिन मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट्स पे करता हूँ ताकि ये हमारे
नॉर्मल फॉर्मेट में हमारा कंटेंट यहीं पे नज़र आता रहे। अगर आपको शीट में लिखा हुआ कंटेंट थोड़ा छोटा लग रहा है, बारीक लग रहा है, देखने में मुश्किल हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे तो आपको यही कंटेंट्स क्लियरली और क्लोज नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपको देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे वापस 100% पे ले जाता हूँ। आप यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अब हमने कुछ डेटा ऐड तो कर लिया, लेकिन मैं हमेशा से ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है। टेबुलर फॉर्म मतलब इसमें कॉलम्स भी हैं, रोज भी हैं। एक्सेल में डाटा हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही होता है, और एक्सेल एक बेसिकली बहुत बड़ा टेबल है जिसके अंदर हम डाटा पुट करते हैं कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई डाटा पुट करते हैं तो उसके ऊपर एक टाइटल रो के तौर पे उसके नाम रखें, उस कॉलम का एक टाइटल दें। जैसे एक्सेल ने इसको एक टाइटल दिया हुआ है बी, लेकिन आप अपने तौर पे इसको एक टाइटल दें। जैसे कि मैं इसका नाम रखता हूं डेट, नंबर, नेम, अमाउंट। अब मुझे यहाँ से ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये मेरा डेट का कॉलम है। यहाँ पे मैंने डेट्स पुट करनी है। ये मेरा सीक्वेंस नंबर्स हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा और इधर मैं कोई भी अमाउंट लिखूँगा। मैं इस रो को अब एक फॉर्मेट देता हूँ। मैं इस कंप्लीट रो को भी एक फॉर्मेट दे सकता हूँ, जैसे कि बोल्ड। तो मैंने इस रो को बोल्ड फॉर्मेट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आके कोई नया टाइटल देता हूँ तो वो ऑलरेडी बोल्ड होगा, क्योंकि मैंने इस कंप्लीट रो को बोल्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट के जो ऑप्शन होते हैं इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड भी कर सकते हैं। ये मेरी क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें मैंने डिफरेंट अपने ज़्यादा यूज़ में आने वाले फॉर्मेट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार आपको नज़र आ जाएगा। आप इस तरह किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, इसलिए ये ग्रे में नज़र आ रहा है। गाइस, हम अपने डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। हम फिल्टर और सॉर्ट कैसे करेंगे, हमेशा अपनी टाइटल रो, जो आपने टाइटल रो ऐड की होती है, आप इस पे जाके इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर होम के टैब में आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे होगा फिल्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस मिल गए हैं। इसे हम फिल्टर कहते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आपने कौन सा वाला डाटा सेलेक्ट करना है। जितना भी डाटा यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं सिलेक्ट ऑल को ख़त्म करके अगर सिर्फ 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 वाला लिखा नज़र आएगा, बाकी टेम्परेरीली डिसअपीयर हो जाएंगे। ये यहाँ से डिलीट नहीं हुए, ये टेम्परेरीली डिसअपीयर हुए हैं। जब आपको यहाँ फ़िल्टर के ऊपर एक फ़िल्टर बना हुआ अलग से नज़र आएगा, इसका मतलब होगा कि मैंने इस कॉलम को फ़िल्टर किया हुआ है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करके क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नंबर पे करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा और वो डाटा अपनी असली फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकता हूँ। मैं इसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ। ये मुझे ऑप्शन देता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये पहले ही स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि डाटा की सारी फॉर्म चेंज हो गई। 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी तरह इसके साथ इसके बराबर में जो नाम थे, जो अमाउंट थी, जो डेट थी, वो सारे का सारा इसका डाटा भी इसके साथ सॉर्ट हो गया है। अब मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगेन करता हूँ और ये अपनी असली फॉर्म में वापस आ गया। हम डाटा को नंबर के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर पे क्लिक किया, नंबर फिल्टर्स, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी।
जो हमसे पूछ रही है कि आप इस सारे डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं, इस कॉलम में नंबर इक्वल टू होना चाहिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं नंबर शुड बी इक्वल टू 2000 और मैं ओके करता हूँ, तो जहाँ पे 2000 है इसने सिर्फ उसको फिल्टर कर दिया। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। मैं दोबारा से आपको ये बताता हूँ, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं। ये पूछ रहा है कि नंबर इक्वल होना चाहिए या डज नॉट इक्वल, मतलब सिर्फ 2000 के बराबर ना हो, बाकी जितने भी नंबर हैं वो आ जाएं। हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, डज नॉट इक्वल टू 2000। अब जो 2000 के बराबर है वो नहीं आएगा, बाकी सब नंबर शो होंगे। वंस अगेन हम जाते हैं डज नॉट इक्वल टू, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और कौन सी ऑप्शन है, इज़ ग्रेटर देन। अगर मैं कहता हूँ कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 100, तो जो 100 से अबव नंबर वाले हैं रोज़, वो सारी रोज़ फिल्टर हो जाएंगी, बाकी रोज़ शो नहीं होंगी। और ये ऑप्शन है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब है अगर कोई नंबर 100 या 100 से अबव है, वो नंबर 100 है तो भी शो हो जाए और 100 से अबव है तो भी शो हो जाए। इसी तरह और ऑप्शन है इज़ लेस देन और इक्वल टू, बिगिनस विद, डज नॉट बिगिन विद, एंड्स विद, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा गाइस इसमें एंड और का ऑप्शन भी है। एंड का मतलब होता है कि इक्वल टू 100 और एंड डज नॉट इक्वल टू 500। इसका मतलब होगा कि जो 100 के बराबर है और 500 के बराबर नहीं है वो नंबर आ जाए। इसमें और का ऑप्शन भी होता है। इस ऑप्शन का मतलब होगा कि एक नंबर 100 के बराबर हो या 500 से छोटा हो तो फिल्टर हो जाए। हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमें ये मिला कि 100 के बराबर नहीं भी है, लेकिन 500 से जो छोटे नंबर हैं वो हमें फ़िल्टर होके मिल गए। तो हम इसे क्लियर करते हैं। हम डाटा को डेट वाइज फ़िल्टर भी कर सकते हैं। आप डेट्स के फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली डेट्स को ईयर में कन्वर्ट करके दिखाएगी और इसके साथ एक छोटा सा प्लस का साइन होगा। हमारे पास डाटा 2024 का भी हमने डाला और 2025 डेट्स भी डाली, तो उसने हमें 2 साल बता दिए कि आपके पास 2024 भी है, 2025 का डाटा भी है। अब हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमें उसने फर्दर 3 महीने भी बताए कि आपने 2024 के अंदर 3 महीनों का डाटा डाला हुआ है, कौन से महीने का डाटा आप फिल्टर करना चाहते हैं। अगर हम जनवरी पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जनवरी 2024 का डाटा फिल्टर हो जाएगा, जिसमें ये 2 ही रोज़ हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसमें फर्दर ऑप्शंस भी हैं। अगर हम कहते हैं कि हम किसी एक महीने की स्पेसिफिक डेट्स चाहते हैं तो हमें वो डेट्स भी मिल सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2025 के प्लस साइन में आते हैं, इसमें सिर्फ जनवरी का डाटा है और इसमें 4 डेट्स का डाटा हमने डाला है। मैं कहता हूँ कि मुझे 3 डेट्स का डाटा मिल जाए, 2, 3 एंड 4 का, तो मैंने सेलेक्ट किया और 2024 का बिल्कुल सिलेक्ट था, मुझे इसको अनसेलेक्ट करना चाहिए था। अब यहाँ पे 2, 3 और 4 का डाटा 2025 का आ गया, बाकी सारा डाटा हाइड हो गया। मैं दोबारा क्लियर फॉर्मेट पे करता हूँ तो ये अपनी असली फॉर्म में वापस आ जाएगा। गाइस हम यहाँ पे डाटा फाइंड भी कर सकते हैं। अभी ये डाटा बहुत थोड़ा सा है। आप एज्यूम करें कि हमारे पास 50 कॉलम्स हैं और हमारे पास 10,000 रोज़ हैं जिनमें डाटा पुट है और हम वहाँ पे किसी नाम को सर्च करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करेंगे। कंट्रोल F प्रेस करने से एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर हम कोई भी नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, लाइक आतिफ। अगर हम एंटर करेंगे तो जहाँ पे आतिफ होगा हमें ये वहाँ पे ले जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पे आतिफ है तो ये सेकंड टाइम वहाँ पे भी हमें ले जाएगा। हमने पहले एंटर किया तो इसने हमें फर्स्ट वाले आतिफ शेख पे ले गया, हमने दोबारा क्लिक किया, हमें ये सेकंड वाले पे ले गया। हम डाटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक नाम लिखा था आतिफ इकराम
अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम में जहाँ भी आतिफ इकराम लिखा हुआ है वहाँ पे एम अनस लिखा आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल फाइंड के लिए कंट्रोल F प्रेस किया था तो फाइंड की एक विंडो ओपन हुई थी। इसके साथ एक रिप्लेस का ऑप्शन भी होता है। आप देखेंगे कि फाइंड की विंडो में सिर्फ एक ऑप्शन है फाइंड व्हाट, जबकि रिप्लेस की विंडो में दो ऑप्शन है फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम किस चीज़ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो फाइंड की ये विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन अगर हम ये विंडो डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं जिसमें रिप्लेस का ऑप्शन सामने नज़र आए तो उसके लिए हम कंट्रोल H प्रेस करेंगे। उसमें हमारी रिप्लेस वाली विंडो डायरेक्टली ओपन हुई नज़र आएगी। इसके साथ कंट्रोल F वाली फाइंड वाली विंडो भी अवेलेबल होगी। अब हम रिप्लेस पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हमें इस कॉलम में, हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आतिफ इकराम। इस कॉलम में जहाँ पे भी आतिफ इकराम लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए रिप्लेस विद एम अनस। आतिफ इकराम चेंज होकर एम अनस बन जाएगा। हम यहाँ रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आतिफ इकराम यहाँ पे एम अनस बन गया और यह हमें बताएगा कि एक रिप्लेसमेंट हुई है, सिर्फ एक ही जगह आतिफ इकराम लिखा हुआ था। अगर 5 जगह पे होता तो इसने कहना था 5 जगह पे आतिफ इकराम लिखा था, मैंने सबको एम अनस में रिप्लेस कर दिया है। क्लोज करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। गाइस, मैंने आपको सेल के नाम के बारे में बताया था कि हर सेल का एक रेफरेंस होता है। जैसे कि इस सेल का रेफरेंस है D5, इस सेल का रेफरेंस है J6। हम किसी सेल को खुद से कोई नाम भी दे सकते हैं। उसके लिए हम उस सेल पर क्लिक करते हैं, उसके J6 वाले रेफरेंस के ऊपर जाकर हम वहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं, माई सेल। अब इस सेल का नाम होगा माई सेल। हम किसी और सेल पे जाएंगे, लेकिन जब हम J6 पे आएंगे तो आपको वही सेल का नाम लिखा नज़र आएगा। आप इस सेल पर उसके नाम को सिलेक्ट करके भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज हमने उसका नाम फाइंड करना है। जितने भी नाम हमने खुद से दिए होंगे वो इस ड्रॉप डाउन में यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे माई सेल लिखा है, हम क्लिक करते हैं तो J6 पर ये खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह हम किसी रेंज को भी, एक कंप्लीट रेंज को भी एक नाम दे सकते हैं। लाइक हम सिर्फ इतनी सी रेंज को एक नाम देना चाहते हैं तो हम इस रेंज को एक नाम दे देंगे अमाउंट। अब हमारे पास माई सेल के अलावा अमाउंट भी आ गया। हमने अमाउंट पे क्लिक किया तो ये रेंज खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम खुद से इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो भी इसका नाम शो हो जाएगा। गाइस, मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सेल के रेफरेंसेस के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि आगे चल के आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा। सेल रेफरेंसेस में रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होते हैं और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस होते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस क्या हैं और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस क्या हैं? लाइक मैं रिमार्क्स को अमाउंट 2 देता हूँ, अमाउंट 2, ये मेरा दूसरा कॉलम हो गया और ये मेरा पहला कॉलम है। अब मैं यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 800, 600 एंड 500 यहाँ पे कहता हूँ। अब मैं इन दो सेल्स को जमा करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। इस फंक्शन में मैं सेल का रेफरेंस दूंगा कि एक ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल इक्वल टू क्या हुआ। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि 110 बने। अब मैंने यहाँ पे जो सेल रेफरेंसेस दिए हैं ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे E3 एंड F3 को जमा किया था, लेकिन नेक्स्ट सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट सेल की तरफ अपने फार्मूला को मूव कर रहा है। अब देखेंगे कि हर एक में E6, E7 इस तरह से चेंज हो गया। ड्रैग करने पे रेफरेंस चेंज क्यों हुए? क्योंकि मैंने रिलेटिव सेल रेफरेंसेस यूज़ किए थे। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस यूज़ करता हूँ, एब्सोल्यूट क्या होता है? एक कॉलम को और सेल को लॉक कर देना। कि यहाँ पे मैं एक कॉलम को लॉक करता हूँ कि जब मैं ड्रैग करूँगा तो ये कॉलम चेंज नहीं होगा। अगर मैं एब्सोल्यूट नहीं यूज़ करता, मैं रिलेटिव सेल रेफरेंसेस यूज़ करता हूँ,
तो जब मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे रो नंबर चेंज होगा, E3 के बाद E4 आएगा, फिर E5 आएगा। अगर मैं इसको राइट साइड कॉलम वाइज ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे E की बजाय F आ जाएगा, फिर यहाँ पे G आ जाएगा, फिर H आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे रो नंबर सेम रहेगी लेकिन कॉलम चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी तरफ भी ड्रैग करूँ तो इसका कॉलम नंबर चेंज ना हो, और अगर मैं चाहूँ कि इसका रो नंबर भी चेंज ना हो तो मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। इसको लॉक करने का तरीका होता है डॉलर साइन। डॉलर साइन लगाने से कॉलम भी लॉक हो गया, $E एंड $3 का मतलब है कि 3 नंबर रो भी लॉक हो गई। अब ये चेंज नहीं होगी। अब मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ राइट साइड पे, आप देखेंगे कि यहाँ पे E चेंज नहीं हो रहा लेकिन दूसरा जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से इसको मैं अगर नीचे को ड्रैग करता हूँ तो इस दफ़ा मैं देखूंगा कि यहाँ पे रो नंबर 3 चेंज नहीं हो रही लेकिन दूसरा रिलेटिव सेल रेफरेंसेस की रो चेंज हो रही है। तो ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस का डिफरेंस था जो मैंने आपको भी समझाया। तो गाइस, एक्सेल में फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम फार्मूलाज भी कहते हैं। हम किसी फंक्शन को इक्वल साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए उसका पहला वर्ड लिखेंगे तो हमें एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शंस की एक लिस्ट शो हो जाएगी। मैंने एस प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस शो हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिंपली आपको सम फंक्शन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आके सम के ऊपर आके हम जब टैब प्रेस करेंगे तो सम का फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा और इसकी पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सेल से लेकर दूसरे सेल तक हम इसे माउस से ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी सेल हैं ये सब आप सम हो जाएं। पैरेंथेसिस को क्लोज करके हम एंटर करेंगे तो ये हमें टोटल रकम बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे बनी। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक रेंज दी है। रेंज से मुराद F3 से लेकर F10 तक। मैं इसको मैनुअली भी एंटर कर सकता था। अगर मैं कहता हूँ कि F2 से लेकर F8 तक ये सम बताई जाए तो फिर वो F8 तक सिलेक्ट होगा जो कि यहाँ तक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकता हूँ इस रेंज को, और इसको मैं ड्रैग करके कहीं और भी ले जा सकता हूँ। मैं यहाँ तक इसको लेके आता हूँ, ऐसे में मुझे ये टोटल बताएगा। आप इस टोटल को ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेल यहाँ पे नीचे भी इसका सम बता देगा कि ये 8 एंट्रीज हैं और इनका टोटल 3400 ही बनता है और इसकी एवरेज 425 बनती है। एक्सेल ये 2-3 ऑप्शंस आपको खुद ब खुद दे देता है जब आप किसी भी नंबर कॉलम या नंबर रेंज को सिलेक्ट करते हैं। तो आप 2 सेल्स को या 3 सेल्स को इस तरह से भी जमा कर सकते हैं। आप इक्वल साइन प्रेस करने के बाद एरो की यूज़ करते हुए डिफरेंट सेल्स में जा सकते हैं और उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्लस का साइन देके दोबारा से एरो कीज़ यूज़ करूँगा और इस तरह से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं प्लस के साइन के बजाय यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। डिवीजन साइन यूज़ करके डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय साइन यूज़ करके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम इन नंबर्स को कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कॉमा सेपरेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको टैब्स के ऊपर क्लिक करके बेसिक चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। होम के टैब के अंदर एक ग्रुप है फ़ॉन्ट का। यहाँ पे हम किसी सेल को सिलेक्ट करके उसको कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मैंने अभी आपको ये बताया था वीडियो के स्टार्ट में। इसके अलावा हम किसी सेल की अलाइनमेंट कर सकते हैं कि उस सेल का टेक्स्ट सेंटर में शो हो, राइट साइड पे शो हो, लेफ्ट साइड पे शो हो, जस्टिफाई हो, थोड़ा ऊपर की साइड पे शो हो या नीचे की साइड पे। मैं आपको इसके फॉर्मेट्स भी करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारा ये टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये सेल के बिल्कुल सेंटर में शो हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके
सेंटर करूँगा तो इसके हर सेल का टेक्स्ट सेंटर में शो होगा। राइट करूँगा तो राइट पे हो जाएंगे, लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट पे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर सेल की हाइट बहुत ज़्यादा है तो ऊपर वाली रो में भी आपको मिलेंगे कि हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, अप साइड कर सकते हैं, डाउन साइड कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा, सेल अपनी नॉर्मल हाइट पे आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब है कि अगर एक कॉलम की विड्थ से ज़्यादा टेक्स्ट है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए और रो की हाइट खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाए। मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा टेक्स्ट देता हूँ, नायाब शाहिद फरूम लाहौर। मैंने एंटर किया, आपने देखा कि इस रो की हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई और टेक्स्ट गायब नहीं हुआ बल्कि नेक्स्ट लाइन में अपीयर हो गया, सिर्फ इस रैप टेक्स्ट की वजह से। अगर मैं रैप टेक्स्ट ऑफ करता हूँ तो ये टेक्स्ट एक सिंगल लाइन में रहेगा। टेक्स्ट अवेलेबल है लेकिन वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट कॉलम की विड्थ स्टार्ट हो चुकी है। मर्ज सेल क्या होता है? हम दो सेल्स को मर्ज करके एक टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऊपर वाले सब सेल को सिलेक्ट करता हूं और मर्ज करता हूं तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक सेल पे क्लिक हुआ लग रहा है, ये अलग अलग सेल्स नहीं है। अगर मर्ज नहीं करता तो ये सब अलग अलग सेल्स हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मर्ज किया। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक ही सेल है। इसको मैंने मर्ज को ख़त्म किया तो ये अपनी पहले वाले सेल में अपने डाटे को ले आया। इसके अलावा ये डेसिमल पॉइंट्स हैं, किसी नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट्स शो करने हैं तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, रिमूव करने हैं तो कर सकते हैं। हम इसके साथ कोई भी करेंसी साइन दे सकते हैं, यूरो, डॉलर या आप कोई भी देना चाहें। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे करेंसी फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे परसेंटेज भी कर सकते हैं और कॉमा सेपरेशन भी पुट कर सकते हैं। गाइस, जिस तरह मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया था कि हम किसी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसी तरह से हम किसी कॉलम को, किसी सेल को या एक रेंज को, वो रेंज एक कॉलम वाइज भी हो सकती है, वो रेंज मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज पे डिपेंडेंट भी हो सकती है। तो हम एक रेंज को, एक कॉलम को या किसी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी एक कंडीशन पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद होता है कि जब हमारी दी गई कंडीशन मीट होगी तो जो फॉर्मेट हम दे रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको इसमें बहुत डिटेल से समझाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। इंसर्ट के टैब में आते हैं, यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको टेबल नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक रेंज को सिलेक्ट करके हम चेक बॉक्सेस पुट कर सकते हैं या किसी एक सिंगल सेल में भी हम चेक बॉक्स पुट कर सकते हैं। ये पेज लेआउट का टैब है जिसमें हम पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर की सेटिंग्स के हवाले से हम पेज की विड्थ, उसके मार्जिन्स, उसकी ओरिएंटेशन, उसका साइज़, उसका प्रिंट एरिया, इन सब ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने पेज की सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। फार्मूलाज का टैब है, एक डाटा का टैब है, रिव्यू का टैब है, व्यू का टैब है और ये डेवलपर टैब आपको शो नहीं होगा। इसको शो करने के लिए कुछ एडिशनल सेटिंग्स होती हैं। व्यू के टैब में भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसमें मेरा सबसे पसंदीदा फ्रीज पेन्स है। फ्रीज पेन्स क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी टाइटल रो है और हमारा डाटा नीचे को बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि हमें हमारी टाइटल रो अब शो नहीं हो रही। हमें अपनी टाइटल रो पे जाने के लिए स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, लेकिन स्क्रॉल अप करने से हमारी लास्ट रो वाला डाटा नीचे चला गया, हमें वो नज़र नहीं आ रहा। हम वापस डाटा पुट करने आएंगे तो हमें याद भूल जाएगा कि इस कॉलम में हम डेट पुट कर रहे थे या नाम, और इस कॉलम में क्या पुट करना है, इस कॉलम में क्या पुट करना है। इसके लिए मेरा सबसे फेवरेट ऑप्शन फ्रीज पेन्स है। वो क्या करता है, हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिससे ऊपर वाली पेन को मैं चाहता हूं कि ये मुझे हर वक्त नज़र आती रहे, ये मेरे सामने रहे, ये मुझे शो होती रहे। तो मैं इसके नीचे वाले सेल पे क्लिक करूंगा, व्यू पे आके फ्रीज पेन्स के ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा और मैं कहूँगा फ्रीज पेन्स।
तो यहाँ से पेन्स फ्रीज हो गई। अब इस सेल के ऊपर वाली पेन्स फ्रीज हो गई हैं। अब जब मैं डाटा पुट करते हुए नीचे को जाऊंगा तो मेरी टाइटल रो और उससे ऊपर की रो मुझे हमेशा शो होती रहेगी और मुझे कभी भी ये नहीं भूलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है और यहाँ पे क्या पुट करना है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जितना भी डाटा पुट करना चाहूँ करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा फ्रीज पेन्स का ऑप्शन था। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे वापस उसी सेल पे आके क्लिक करके फ्रीज पेन्स में जाके अनफ्रीज करना होगा। तो मेरी एक्सेल शीट की पेन्स जो फ्रीज हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाएगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ। हम अपने डाटा को बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। होम के टैब पे आएंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का एक ग्रुप है जिसके ज़रिए हम किसी सेल को या एक रेंज को फॉर्मेट दे सकते हैं। इसमें आपको बॉर्डर्स का एक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की लुक मिलेगी। हमारी इस रेंज को बॉर्डर्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में आपकी बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस पे वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद आपको एडवांस लेवल की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एआई पे भी वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।